नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से। और इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव जी, क्योंकि लॉकडाउन 4.0 जल्दी खत्म होने जा रहा है। उसके बाद क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है, इसी को लेकर आज उनसे कुछ सवाल लेंगे। सर, लोग चाहते हैं कि जो 31 तारीख को, क्योंकि डेट ऐसी बनती है कि उस दिन और 1 तारीख को भी जो दुकान है एक ही खुलेगी, और जो ऑड इवन का क्योंकि इशू है उसको लेकर सर क्या कुछ प्लानिंग की है? क्योंकि दुकानदार काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि फिर नहीं तो एक दुकान ऐसी रहेगी जो 2 दिन तक बंद रहे। उसके लिए क्या कुछ प्लान किया गया? अभी तो जो 1 जून से व्यवस्था बननी है उसके गाइडलाइंस आई नहीं है। जैसे ही एक बार इसमें गाइडलाइंस आती हैं अकॉर्डिंगली इस पर डिसीजन लेंगे। अगर 1 से आगे भी लॉकडाउन चालू रहता है या ऑड इवन चालू रहता है तो उस हिसाब से 31 की जो व्यवस्थाएं हैं वो लोगों को कन्वे कर देंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी को भी इसमें नुकसान ना हो। ज़रूरत पड़ी तो 31 तारीख को संडे को हम सारी दुकानें ओपन करने के निर्देश दे देंगे और टाइम बाउंड तरीके से दे देंगे कि कम समय में आधे दिन के लिए सारी दुकानें खोलने के आदेश दे दिए जाएंगे। तो 30 तारीख को सैटरडे को इसके बारे में आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। सर, कुछ लोग सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ा रहे हैं कि 1 जून से सब कुछ ओपन होने जा रहा है, लॉकडाउन की समाप्ति हो रही है। क्या ऑफिशियली इसके लिए कोई गाइडलाइन अभी तक आई है सर? अभी इस पे कोई गाइडलाइन नहीं है। लॉकडाउन के बारे में जो फैसला लिया जाना है वो 30 से 31 तारीख को लिया जाएगा, उसके बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। सर, सभी को अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ ना कुछ काम करने की अब, क्योंकि होटल इंडस्ट्री है, जो मैरिज पैलेसेस हैं उनके लिए, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको क्या कोई छूट देने का प्लान किया है? क्योंकि काफ़ी देर से मांग उठ रही है कि जो ये लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपना काम धंधा शुरू कर चुके हैं। होटल के बारे में अभी तक तो जो लॉकडाउन 4 की डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। जो खाने का उनका अलाउड है, होम डिलीवरी के तौर पे वो खाने की सप्लाई घरों में कर सकते हैं। होटल में जो रुकने की व्यवस्था है वो अभी तक बंद रहेगी। लॉकडाउन 5 के दिशा निर्देश आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहना उचित होगा। और जो मैरिज पैलेसेस है, मैरिज पैलेसेस को लेकर के हम अभी डायरेक्शंस इशू करने जा रहे हैं। कुछ शर्तों पे उनको खोलने की परमिशन होगी, वो प्रशासन 1-2 दिन में डायरेक्शंस इशू कर देगा। सर, जैसे स्कूल्स बंद करने का फैसला लिया गया था, कुछ आइल्स सेंटर हैं सर, कंप्यूटर सेंटर हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहां बच्चे पढ़ते थे। उन लोगों का कहना है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए तो हम सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी टर्म्स अभी तक डिसाइडेड है, क्योंकि ट्रैफिक ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, तो हमें भी अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे हम ऑड इवन के तहत ही पढ़ाई करवाएं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि कुछ बच्चों के सर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है उन पर। तो उनके लिए क्या कुछ प्लान है? इनके जो प्रतिनिधि हैं वो हमसे मिले थे, इन्होंने हमें अपना मांग पत्र भी दिया है। सरकार से भी इस मुद्दे पे बात हुई है और उम्मीद है कि जो आने वाला समय है, जो शायद अगर लॉकडाउन 5 एक्सटेंड होता है 5 के रूप में, तो उसमें इनको कोई ना कोई राहत सरकार जरूर देगी। सर, डीआरटी जो पॉलिसी लेके आए थे आप, जो फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर की तरफ से लोगों को राशन दिया जाना था, बहुत सारे सर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, आपके पास भी लगातार शिकायतें इस तरह की आ रही होंगी कि बहुत सारे लोग थे जिनको ये मौका मिलना चाहिए था, जिनको राशन मिलना चाहिए था, जो इसके लिए एलिजिबल थे, उनकी एलिजिबिलिटी को दरकिनार किया गया, और जो सरकारी मुलाजिम है सर उनको जो डीआरटी कूपन है इशू कर दिए गए। इसको लेकर क्या कुछ किया गया? क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि अब वो करें क्या। डीसी ऑफिस आते हैं, वहाँ से फूड एंड सप्लाई ऑफिस भेज दिया जाता है, वहाँ पे ताला लगा होता है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि तकनीकी कारणों से कोई काम नहीं किया जा रहा। तो लोग काफ़ी परेशान है सर। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी उसका लाभ भी वो लोग ले गए जिन्हें ज़रूरत नहीं थी। देखिए, जो डिस्ट्रेस राशन टोकन्स हैं वो उसका उद्देश्य था कि मई और जून में लॉकडाउन की वजह से जो लोग प्रभावित हैं उनको 2 महीने का राशन अवेलेबल कराया जाए। एक तो चूँकि ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें ओपन अप हो चुकी हैं, इंडस्ट्रीज़ खुल गई हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स खुल गए हैं, तो इस चीज़ की उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी करनाल में लगभग 22,000 परिवार आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको दी जानी है। उनमें कुछ परिवारों की हमारे पास शिकायत भी आई है कि अच्छे वेल टू डू फैमिलीज़ हैं, उनका भी नाम उसमें आ गया है। कुछ परिवार खुद आगे आए हैं अपना टोकन से नाम कटवाने के लिए, और कुछ ऐसी रिक्वेस्ट्स भी आई हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं लेकिन उनको टोकन नहीं दिया जा चुका। तो ऐसे केस में अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो ज़रूरतमंद है और जो टोकन नहीं ले पाया है, तो वो अपने नगर निगम के ऑफिस में, अगर नगर निगम एरिया में है तो नगर निगम में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर से मिल सकता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों से तो संबंधित बीडीओ से मिल सकता है, और कस्बों से है तो नगर पालिकाओं के सचिव से मिल सकता है, और वो दोबारा से इंडिपेंडेंट सर्वे करा करके उनका नाम इसमें जोड़ सकते हैं। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का फिलहाल कोई रोल नहीं है सर? जो लोग वहाँ जा रहे हैं, यानी कि वहाँ का कोई रोल नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं। जो सर्वे है उसमें इंडिपेंडेंटली सरकार की तरफ से करवाया गया था। फूड एंड सप्लाईज़ का डिपार्टमेंट का सिर्फ इतना रोल है कि जो राशन की सप्लाई है वो उनको डिपो तक पहुंचानी है। जो बेनिफिशरीज़ का आइडेंटिफिकेशन है वो इंडिपेंडेंट कमिटीज़ ने करके दिया है। सर, कुछ रेडियां थी जो फास्ट फूड की थी, आपकी तरफ से मनाही की गई थी, वो लोग अभी भी रेडियां चोरी छिपे लगा रहे हैं। क्या कोई गाइडलाइन इस तरह की जारी की गई है, और अगर नहीं की गई तो क्या इन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रशासन ने निर्णय लिया था और उसको अगर अनदेखी होती है सर, तो 2 को देखकर 20 लोग और आगे आते हैं।
हाँ, मेरे संज्ञान में ये मामला आया है। जो फ़ास्ट फूड है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जो स्नैक्स कॉर्नर्स हैं, फ़ास्ट फूड्स हैं। कुछ केसेस पे हमने कार्रवाई भी करी है। अगर कोई इस प्रकार से लगाता हुआ पाया गया तो उस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिन लोगों के सर लर्निंग लाइसेंस थे, परमानेंट लाइसेंस थे, लॉकडाउन के दौरान जिनके एक्सपायर हो चुके हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि लर्निंग लाइसेंस की डेट एक्सटेंड करने का प्रोविज़न नहीं है, दोबारा ही लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। क्या इस तरह का कोई मामला आया, और अगर आया है तो उन लोगों को किस तरह की राहत दी जा रही है? दूसरा सवाल ये है सर कि जैसे कुछ लोगों के पोल्यूशन खत्म हो गए थे लॉकडाउन के दौरान, जब उनकी गाड़ियाँ इंपाउंड की गई तो पोल्यूशन के चालान कट गए, जबकि पोल्यूशन सेंटर उस समय बंद थे और लोगों को 10-10 हज़ार रुपये के चालान भरने के लिए इंसिस्ट किया जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था बनाई गई है? क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है? लर्निंग लाइसेंसेस का तो मुद्दा मेरे संज्ञान में आया भी है। हमने सरकार से बात की है कि जो पोर्टल है, वाहन और सारथी पोर्टल्स हैं, जिस पे सारथी पोर्टल पे जो लर्निंग लाइसेंसेस बनते हैं, उसमें ये प्रावधान किया जाए कि 6 मंथ से उसकी एक्सपायरी को बढ़ा करके, ताकि उन लोगों को परमानेंट लाइसेंस बनाने का मौका मिले, दोबारा से उनको 6 महीने ना लगाने पड़े लर्निंग लाइसेंस पे। तो हो सकता है जल्द ही सरकार द्वारा इस पे फैसला लेकर के पोर्टल पे चेंजेस किए जाएंगे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला मेरा संज्ञान में मामला नहीं है। मैं एक बार इसमें संज्ञान में लेकर के और इसका भी निराकरण तुरंत करवाएंगे। सर फ्लाइट शुरू हो गई हैं, ट्रेन भी शुरू होने जा रही हैं, ऐसे केस में क्या परमिशंस की ज़रूरत रहेगी जिला प्रशासन से? और अगर नहीं रहती, क्या लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा? क्योंकि कुछ लोगों की घर वापसी हो गई, कुछ लोग ऐसे होंगे किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस बनाई गई? जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, जो लोग विदेश से आते हैं, उनके लिए कंपलसरीली 1 हफ्ते का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, यानी उनको अपने घर नहीं जाना है। 1 हफ्ते के लिए जो हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं वहाँ पे क्वारंटाइन होकर रहना है। जो लोग डोमेस्टिक फ़्लाइट से आते हैं वो होम क्वारंटाइन में रह सकते हैं। जो लोग ट्रेन से आते हैं वो भी होम क्वारंटाइन में रह सकते हैं। और जैसे ही उनमें कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनको कंपलसरीली अपना टेस्ट करवाना होगा। सर मैरिजेस के लिए कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, या किसी की डेथ हो जाती है, कोई लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऑनलाइन परमिशन रिक्वायर्ड है? और कई बार परमिशन दी जाती है, उसमें लिखा जाता है कि अगर आप जाके वापस आएंगे तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। तो सर ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बाहर शादी अटेंड करने जाता है या किसी डेथ पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं जाता है, तो ऐसे में सर 14 दिन का क्वारंटीन कितना जस्टिफाइड है? इसमें एक तो विद इन हरियाणा मूवमेंट के लिए कोई पास की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा से कोई बाहर जाता है तो वो पास बना के जा सकता है, लेकिन वापस आने के बाद होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा उसको खुद को, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस, इनफैक्ट करनाल में जितने भी केसेस आए हैं वो बाहर जाने वालों के आए हैं, तो इसलिए उनको होम क्वारंटाइन करने का प्रावधान है। शादी अगर उसको करनाल ज़िले में कहीं ऑर्गेनाइज करानी है तो संबंधित एसडीएम से वो परमिशन ले सकता है। रिटर्न परमिशन मिलेगी SDM से। शादी में करवाने के लिए रिटर्न परमिशन है एसडीएम ऑफिस से, बाकायदा उसको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा। अगर करनाल के बाहर उसको इंटर स्टेट जाना है तो मूवमेंट के लिए पास बनेगा, शादी ऑर्गेनाइज कराने के लिए रिटर्न परमिशन एसडीएम ऑफिस से मिलेगी। क्या ऐसे केस में भी जो क्वारंटीन है वो रहेगा? अगर वो शादी के लिए बाहर जाते हैं, जैसे किसी लड़के की शादी वो बाहर जाते हैं, क्या आके उसको क्वारंटीन रहना पड़ेगा? जी, जो भी हरियाणा के स्टेट अपने ज़िले के बाहर किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं और वो वापस आएंगे तो 14 दिन के लिए, चाहे वो किसी भी काम से गए हों, अपने घर पे ही रहेंगे, घर से बाहर ना निकले हो। कोरोना के सर केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी प्रशासन ने शुरू में चुस्ती से काम किया, फ़ायदा भी मिला उसका। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रशासन यानी कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो इसलिए सुस्त हो गए क्योंकि लगभग सभी को परमिशन दे दी गई है। बहुत ज़्यादा जो रीच है, बहुत ज़्यादा जो लोगों के ऊपर सख्ती थी अब नहीं की जा सकती, केस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? इसमें चूँकि ज़्यादातर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग हैं तो हमारा फोकस अब शिफ्ट होकर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों पे हो गया है। जो लोग बाहर गए हैं स्टेट के बाहर, उनको एक्टिवली हम ट्रेस कर रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जा रहा है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो जो भी कोई स्टेट से बाहर जाके आता है खुद ही अपने आप को आइसोलेट करे, क्वारंटाइन करे, और अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो आकर के टेस्ट करवाए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनका इसमें बड़ा अहम रोल है, विशेष रूप से जो सरपंच और पार्षद हैं, सरपंच ग्रामीण क्षेत्रों में और पार्षद शहरी क्षेत्रों में, वो इसकी सूचना तुरंत अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को, एसएचओ को या मेडिकल ऑफिसर को दें, ताकि हम उनको होम क्वारंटाइन का बोर्ड उनके घर के बाहर लगा सकें और उनका अगर सिम्टम्स आते हैं तो टेस्ट करा सकें। अगर हमने ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों पे नज़र रख ली, उनको अगर हमने मॉनिटर कर लिया, तो फिर केसेस पे क्या फैलाव रुक जाएगा। इक्के दुक्के जो केसेस जो खुद ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी होती है वो पॉजिटिव आते हैं, उससे हमें खतरा नहीं है फैलने का। अगर उनसे आगे फर्दर समाज में नहीं फैलता है तो कम्युनिटी स्प्रेड काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सर अभी तक जितने केस आए हैं ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर के केसेस देखने को मिले, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? क्योंकि लोग हमें लगातार फ़ोन करते हैं कि हम पुलिस को बता रहे हैं, 108 पे बता रहे हैं, 1950 पे, काफ़ी पे कार्रवाई होती है लेकिन काफ़ी छूट जाते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का इशू नहीं आ रहा, फॉलोअप्स का इशू नहीं आ रहा कि जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी है अगर वो खुद सामने नहीं आते तो प्रशासन आए? हालांकि अभी एक FIR भी दर्ज की गई ऐसे लोगों पर।
बिल्कुल, अगर कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाता है और उसकी वजह से कोई संक्रमण फैलता है तो निश्चित रूप से वो कानूनी कार्रवाई का भागीदार होगा। और लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि उनको होम आइसोलेट करने में या होम क्वारंटाइन करने में, एनफोर्समेंट में मदद कराएं। देश के कई हिस्सों में इस तरह की बड़ी पॉजिटिव खबरें आई हैं कि समाज ने या सोसाइटीज़ ने खुद लोगों को होम क्वारंटाइन करवाया है और ये एनफोर्स कराया है कि वो लोग घर से बाहर ना निकलें। तो एक सारे समाज की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनको घर से बाहर ना निकलने दें। थैंक यू सर। तो ये थे करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से करनाल में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, और जो जो सवाल जनता की तरफ से आए थे वो हमने उनसे पूछे और लगभग सभी सवालों का हमें जवाब भी मिल गया। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ करनाल के उपायुक्त कार्यालय से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।